हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी पे चर्चा विद विशाल। तो जैसे कि आपको पता है, मैं लूसेंट का रिवीजन चालू करा है। स्टेट पीसीएस अपकमिंग और यूपीएससी के लिए खासकर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपको एकदम डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को भी मिले थे, जो कि मैंने कल भी आपको बताया था। तो लास्ट जो हम टॉपिक कर रहे थे, लेटर वैदिक पीरियड में हम ज्योग्राफिकल एरिया वाला कर चुके थे। पॉलिटी देख लेते हैं और फिर हम बाद में इसके बाद कौन सा टॉपिक स्टार्ट होगा अपना, इसके बाद हम डायरेक्टली महाजनपदा पे आ जाएंगे। ठीक। तो अगर किसी ने ऋग्वेदिक पीरियड और इंडस वैली सिविलाइजेशन नहीं देखा है तो वो प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं। बाकी अभी तो आप यहाँ से कैरी फॉरवर्ड कर लीजिए। तो जो लेटर वैदिक पीरियड था उसके अंदर उस टाइम पे जो पॉलिटी थी, एक तरीके से जो राजनीतिक तंत्र था, वो किस तरीके का था, हिंदी में अगर बात करी जाए तो वहां पे बहुत बड़े बड़े लार्ज किंगडम्स थे उस टाइम पे, सिटीज भी थी काफी ज्यादा। और अगर आप देखें तो एक तत्रीय ब्राह्मणा करके है, जिसमें कि आपको एक थ्योरी देखने को मिलेगी एक किंगशिप की ओरिजिन से रिलेटेड, यानी कि जो राजशाही कैसे ओरिजिन हुआ उसके बारे में आपको तत्रीय ब्राह्मणा में मेंशन देखने को मिलता है। जो गवर्नमेंट मशीनरी थी वो एलेबोरेट मतलब किस तरीके से चलती थी, कैसे क्या क्या होता था, किस तरीके से ग्रोथ होती थी, या किस तरीके से पावर का ग्रोथ था, मतलब जैसे यहाँ पे राजा है, फिर उसके नीचे कोई और है, फिर यहाँ पे कोई और, इस तरीके से। तो वो सारी चीजें थी। मैंने कल आपको एक चीज और सजेस्ट करा था कि आप संसद टीवी पे जाके सुराज्य संहिता देखेंगे। सुराज्य संहिता अगर आप देखेंगे, यहाँ से आप पढ़ रहे हैं ठीक, या रिविजन कर रहे हैं, और आपने सुराज्य संहिता देख लिया तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा एकदम। वो पूरा इसी पे बेस्ड है, ध्यान रखना। हर एक चीज है उसके बारे में मेंशन, तो जब भी आपको टाइम मिले वो देख लीजिएगा। ठीक। तो चलिए, तो अगर देखा जाए तो न्यू सिविल फंक्शनरीज जो कि बताती हैं कि किस तरीके से ऋग्वेदिक पीरियड के टाइम पे चीजें चल रही थी, कैसे पुरोहित जो थे वो एक्सिस्टेंस में आए। पुरोहित मैंने कल भी आपको बताया था, जो राजा होता था, राजा के एकदम जस्ट नीचे, यानी कि जो सबसे हाईएस्ट पोजीशन होती थी वो पुरोहित की होती थी। ठीक। ये मैंने कल भी आपको बताया था। उसके बाद कौन कौन होते थे, एक होता था भाग दुधा, जिसको बोला जाता था कलेक्टर ऑफ टैक्स, यानी कि जो कि ये टैक्स कलेक्ट करता था। एक होता था सुत्त सारथी, जो कि रॉयल हेराल्ड और चैरिएटर होता था, यानी कि वो नहीं होते, वो चलाते हैं बग्गी टाइप से, बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं मेरे को तो ध्यान नहीं आ रहा एग्जैक्टली। ठीक, रॉयल चैरिएटर जो चलाते हैं, मतलब जिस पर राजा बैठ के जाता है, तो उसको सुत्ता सारथी जो भी है वो बोलते हैं। चैम्बरलिन, खस्त्री खस्त्री को चैम्बरलिन बोलते हैं। एक होता है कुरियर वाला, अक्षवापा बोलते हैं, यानी कि जो कि आपके चीजों को लेके जाता है। ठीक। चलिए, ये तो एक तरीके से उस टाइम का सिस्टम था, लेकिन ये ध्यान रख लेना क्योंकि कई बार टर्मिनोलॉजीज आ जाती हैं। वो पूछ लेता है कि बताइए ये क्या था, इसका मतलब। ठीक, तो टर्मिनोलॉजीज आपको पता भी होनी चाहिए कुछ, बट सब तो हम ध्यान नहीं रख सकते हैं, बट कुछ भी अगर ध्यान रहेगा तो आप एलिमिनेशन लगा सकते हैं। मिलिट्री ऑफिशियल्स होते थे, जैसे सेनानी होता था जो कि जनरल होता था, एक ग्रामनी जो कि बताया था मैंने कल भी, हेड होता था ये विलेज का। ओके। जो कि हम ऋग वैदिक पीरियड में पढ़ रहे थे, लेटर वैदिक पीरियड में भी आपको यही देखने को मिला, सेनानी ग्रामनी वगैरह ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक। एक होता था शतपति। शतपति क्या करता था, ये एक एडमिनिस्ट्रेशन करता था पूरी तरीके से सबके ऊपर। ठीक। एक शतापता होता था, जो कि 100 ऑफ विलेज होते थे, यानी कि 100 गांवों के ऊपर जो अधिकारी है। एक अधिकृता होता था, जो कि एक विलेज का हेड होता था। उग्रास होते थे, जो कि आपको मेंशन मिलता है उपनिषद के अंदर में। ये पुलिस ऑफिशियल होता था, ऐसे समझ लो आज का ये पुलिस वाला है, आज का इंस्पेक्टर है उग्रास करके। तो शतपति, शतपर्ता, अधिकृता और उगास, ये टर्म्स ध्यान रख लेना, रखी जाए तो, वरना कोई दिक्कत नहीं है अगर एक आध भी ध्यान रखी जाए। लेकिन जो मैंने स्वराज्य संहिता बोली है ना, उसमें हर एक चीज है, आपको विजुअल्स काफी अच्छे से ध्यान रहते हैं। यहाँ से पढ़ लिया, वहां पे विजुअल देख लेना, मस्त एकदम रिकॉल हो जाएगा तगड़े तरीके से। ठीक है। जो पॉपुलर कंट्रोल देखने को मिलता है जो किंगडम के अफेयर्स पे, यानी कि जो कुछ भी वार्तालाप या जो कुछ भी कहीं से किसी के साथ एंगेजमेंट एग्रीमेंट या कुछ भी है सच, वो किसके थ्रू होता था, सभा के थ्रू और समिति के थ्रू। ऑब्वियसली बात है, आज की जो भी जैसे हम बोलते हैं ना, मीटिंग हो रही है भाई साहब, कैबिनेट की मीटिंग हो रही है, इस तरीके से ये वो हो रहा है। ठीक। तो वहां पे भी उस टाइम पे भी सभा और समिति होती थी, पूरी तरीके से उसके अंदर में चीजों को डिसाइड करा जाता था। ठीक। और विधाता जो था वो इस समय पे पूरी तरीके से डिस्पर्स हो चुका था, जो पहले ऋग्वैदिक पीरियड में विधाता होता था वो इस समय पे नहीं होता था। ठीक, इतना इसमें अपन लोग ध्यान रखेंगे, बाकी ज्यादा कुछ नहीं। ओके। और बाकी इसमें जुडिशरी का जो सिस्टम था लेटर वैदिक पीरियड में धीरे धीरे ग्रो होने लगा था। ओके, तो इसको ध्यान रख लेना। क्रिमिनल लॉज भी आ चुके थे, यानी कि जो क्रिमिनल लॉज थे वो आ चुके थे। देखो यहाँ से आपको मेंस के भी पॉइंट मिलने, अगर कल कोई हिस्ट्री में कोई क्वेश्चन आ जाता है एंशिएंट हिस्ट्री का। ठीक।
जो एक होमिसाइड वगैरह, मर्डर वगैरह, ये सारी चीजों के खिलाफ भी काफी ठीक ठाक, मतलब ये जो हीनियस क्राइम थे वो बढ़ने लगे थे। तो इसके लिए भी काफी ऑफेंस आ गए थे, कैपिटल ऑफेंस तक का आ गया था। कैपिटल ऑफेंस का मतलब ये नहीं होता कि आपसे पैसे ले लिए, नहीं। कैपिटल ऑफेंस क्या, कि जस्ट लाइक मर्डर वगैरह, इस ये तो आपने पॉलिटी में भी पढ़ा हुआ, मर्डर नहीं, मतलब जस्ट लाइक जैसे उसको डेथ डेथ पेनल्टी दे देते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन CAPF 2022 के अंदर में ऐसे आ चुका है इसके ऊपर पे, कैपिटल ऑफेंस के रिगार्डिंग में CAPF 2022 में आया था, ठीक है। अगर आप प्रीवियस ईयर देखेंगे तो उसमें मिल जाएगा आपको, हालांकि CAPF को क्यों देखोगे आप, लेकिन हाँ ठीक है, फिर भी बता दिए हम, क्योंकि यूपीएससी कंडक्ट कराता है, तो यूपीएससी का दिमाग किधर से कहाँ चला जाए क्या पता। सोसाइटी अगर देखा जाए तो उस टाइम पे यजनास जो भी आप बोलना चाहिए वो होता था। उसके मतलब ये एक सेरेमनी है, मतलब जस्ट लाइक जैसे हवन वगैरह है, ऐसे आप समझ लो। और ब्राह्मण्स का काफी ज्यादा इमरजेंस देखने को मिला था, इन्हीं सब इनसे ही लोग काफी सारी चीजों को सीखते थे, ठीक। आर्यंस का जो एक्सपेंशन था वो ईस्ट और साउथ में बढ़ने लगा था। और इन और ज, उन वो जो ग्रुप था जो कि ईस्ट और साउथ डायरेक्शन में बढ़ रहा था, उसको क्षत्रिय बोलते हैं। क्षत्रिय कौन होते हैं हमने कल भी देखा था। और क्षत्रियों का भी जो उत्पत्ति थी वो काफी ज्यादा और तेजी से बढ़ने लगी थी। एक अलग कास्ट होती थी जो कि वैश्य थी, ये भी हम कल पढ़ चुके हैं वैश्य क्या होता है, और ये बेसिकली आपको पता ही है, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण, ये सारे मतलब वैश्य और शूद्रास क्या होते हैं। ये हमने कल भी देखा था। ऊपर कौन रहता है, ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र रहते हैं। ओके, ये पहले भी था अभी भी था। और जो गोत्र वाला सिस्टम था, ये लेटर वैदिक पीरियड में आने लगा था। गोत्र नहीं होता, जैसे पूछ लिया जाता आपका गोत्र क्या है, बोला जाता है कि जिस गोत्र के आप अगर सेम होते हैं तो सेम गोत्र में शादी नहीं होती है। बेसिकली बोलते हैं कि मे बी ये भाई बहन निकल जाए, क्योंकि एक गोत्र का जो कनेक्शन होता है वो पीछे पूर्वजों से होता है। तो यानी कि सेम गोत्र का इंसान जो है वो आपस में, मतलब लाइक हरियाणा वगैरह साइड में। हेलो, कोई कुछ बोल रहे थे आई थिंक। सर वो गलती से अनम्यूट हो गया था। अच्छा 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 अच्छा, मैं सोचा कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो गोत्र का जो सिस्टम था वो इंट्रोड्यूस हुआ था, और इस टाइम पे वो चल रहा था काफी बड़े लेवल पे। ओके, नेक्स्ट अगर देखा जाए तो आपको चार आश्रम्स देखने को मिलते हैं, यानी कि स्टेज, यानी कि लाइफ की चार स्टेज। एंड व्हाट आर द 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ? एक है ब्रह्मचर्य, उसके बाद आता है गृहस्थ जीवन, उसके बाद आता है बनप्रस्थ, उसके बाद आता है सन्यास। ओके, और इस चीज के बारे में कहाँ मिलता है आपको? ज्वाला उपनिषद के अंदर में। यानी कि जो एक हम है, हमारा अभी जस्ट लाइक जैसे पहले ब्रह्मचर्य जीवन चला, फिर गृहस्थ यानी कि शादी वगैरह हो गई, फिर वनप्रस्थ यानी कि शादी के बाद का जो जीवन, फिर उसके बाद आपका सन्यास आप ले सकते हैं। तो इस चीज के बारे में कहाँ मेंशन है? ज्वाला उपनिषद के अंदर में आपको देखने को मिलता है। और ये जो आश्रम सिस्टम था ये फॉर्म हुआ था 4 पुरुषार्थ को अटेंड करने के लिए, यानी कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, यानी कि लास्ट में आप मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। तो ये पुरुषार्थ को अटेन करने के लिए आश्रम वाला सिस्टम आया था। जो स्टेटस था वुमेन का उस समय पे वो डिक्लाइन होने लगा था। ऐत्रेय ब्राह्मणा, जो कि एक ऐत्रेय ब्राह्मणा थे, उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो अ डॉटर इज द सोर्स ऑफ मिजरी बट अ सन इज द प्रोटेक्टर ऑफ फैमिली। यानी कि वही है कि यार, एक तरीके से जो पुत्र सत्तात्मक जो समाज था वो बढ़ने लगा था एक तरीके से, यानी कि जो लड़का है वही कुल को चलाएगा। लेटर वैदिक पीरियड में बढ़ने लगा था। एक मैत्र यानी संहिता के अकॉर्डिंग 3 एविल्स, यानी कि 3 बहुत बेकार चीज मानी गई, लिकर, वुमेन एंड डाइस। यानी कि शराब और वुमन, औरत, और डाइस, यानी कि एक तरीके से जुआ टाइप से नहीं खेलते थे, डाइस यानी कि जैसे लूडो में होती है वो डाइस। ओके, और मोनोगैमी, अ मैन हैविंग वन वाइफ, मोनोगैमी भी होने लगी थी। बट जो पोलीगैमी थी, यानी कि जिसमें एक वाइफ से ज्यादा होती हैं, वो भी फ्रिक्वेंटली बढ़ने लगी थी, पोलीगैमी। और मोनोगैमी तो चलो ठीक है, एक मैन की एक ही वाइफ है, बट पोलीगैमी भी आने लगी थी, मैन के एक या एक से ज्यादा वाइफ भी आपको देखने को मिल जा रही थी लेटर वैदिक पीरियड में, ठीक। और वुमेन को उस टाइम पे जो पॉलिटिकल असेंबलीज थी उनको अटेंड करने का मतलब एक तरीके से प्रोहिबिशन था, वो अटेंड नहीं कर सकती हैं। यज्ञवल्क्य, जो कि एक गार्गी डायलॉग है इसके अकॉर्डिंग, बृहत्तर माइका उपनिषद में, जो कि इंडिकेट करता है कि जो कुछ वुमेन थी उन्होंने हायर एजुकेशन भी पाई, ठीक। यज्ञवल्क्य जो कि एक गार्गी के द्वारा बोला गया, जो कि बृहत्तर नायिका उपनिषद में है कि कुछ औरतों ने हायर एजुकेशन भी मतलब ली थी, ग्रहण करी थी।
हिंदू मैरिजेस उस टाइम पे कैसे कैसे होते थे? देखो, एक होता था ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह के अंदर में क्या होता था कि कोई भी इंसान अपनी लड़की को एक लड़के के साथ विवाह कर रहा है, लेकिन दहेज देकर, उसको ब्रह्म विवाह बोला जाता है। दैव विवाह उसको बोला जाता है जिस टाइम पे कोई माता पिता अपनी लड़की को क्या कर रहे हैं, एक पुजारी को फीस के रूप में दे रहे हैं, तो वो दैव विवाह। अर्श विवाह यानी कि जो कोई भी माता पिता अपनी लड़की को दे रहे हैं दूल्हे वाले साइड से पैसा एक्सेप्ट करके, यानी कि लड़के की तरफ से पैसा एक्सेप्ट करके, उसको अर्श विवाह बोला जाता है। प्रजापति विवाह यानी कि जिस टाइम पे जो माता पिता हैं वो अपनी लड़की को दे रहे हैं बिना किसी ब्राइड से पैसे लिए हुए, यानी कि ब्राइड से कोई भी पैसा डिमांड नहीं करा, तो उसको प्रजापति विवाह बोलते हैं। और अरे यार, ये पूरी तरीके से, हाँ ठीक है। गंधर्व विवाह यानी कि लव मैरिज। असुर विवाह यानी कि मैरिज आपने करी है एक लड़की को खरीद करके, परचेस करके। राक्षस विवाह यानी कि मैरिज आपने करी है उस हारे हुए राजा की लड़की से या किडनैप करी हुई लड़की से। पैशाच विवाह बोला जाता है कि मैरिज करिए उस लड़की से जिसके साथ आपने रेप करा हो या उसको सेड्यूस करा, रेप करने के बाद उस लड़की से जो शादी करेगी उसको पैशाच विवाह बोला जाता है। ठीक। एक अनुलोम विवाह होता है, यानी कि मैरिज होती है मतलब जिस टाइम पे जो ब्राइड ग्रूम होता है, यानी कि जो लड़का होता है वो एक अपर कास्ट से होता है और जो लड़की होती है वो छोटी कास्ट से होती है, उसको अनुलोम विवाह बोलते हैं। प्रतिलोम विवाह यानी कि जस्ट इसका उल्टा, यानी कि लड़की अपर कास्ट से और लड़का छोटी कास्ट से, उसको प्रतिलोम विवाह बोला जाता है। 16 संस्कार होते हैं, संस्कार होते हैं जीवन के। गर्भ धारण यानी कि पहले जो बच्चा होता है वो गर्भ में होता है, गर्भ धारण, फिर उसके बाद पुंना, शिमंतोनियन, जतकर्म, नामकरण, निष्कर्म, अन्नप्राशन और कुदाकर्म, कर्ण छेदना, विधर्म व उपनयन, विधर्म, संवर्धना, विवाह, वनप्रस्थ, अंत्येष्टि। अंत्येष्टि होती है ना, अंत्येष्टि तो सबको पता होगा, जब इंसान मर जाता है उसके बाद होती है ना अंत्येष्टि। तो ये 16 है, याद रखे जाए, याद रख लेना, नहीं रखे जाए तो क्या कर सकते हैं। ठीक है, एलिमिनेशन ही मार सकते हैं अगर आ जाए तो। सारी चीजें याद रखी जाए, ये ह्यूमन नेचर के लिए पॉसिबल नहीं है भाई, खासकर मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है कि मैं हर एक चीज को याद रख लूं। अगर आप रख पा रहे हैं हर एक चीज को ध्यान, तो आप काफी मतलब टैलेंटेड पर्सन है। रिलीजन देखते हैं। जो अगर देखा जाए तो जो अर्ली मतलब उस टाइम पे लेटर वैदिक पीरियड में जो डिविनिटीज होते थे, जस्ट लाइक जैसे इंद्र और अग्नि होते थे। ठीक। और मतलब एक तरीके से उनकी पूजा वगैरह होती थी, प्रजापति को क्रिएटर माना जाता था यूनिवर्स का। फिर बाद में ब्रह्मा को माने जाने लगा, विष्णु जो थे मतलब गॉड माने जाते थे आर्यंस के, रुद्र जो कि बाद में गॉड ऑफ एनिमल्स के नाम से जाने जाते हैं, यानी कि जो कि आज क्या है, शिवा या महेश। ब्रह्मा विष्णु महेश होते हैं ना। प्रजापति जो थे वो सुप्रीम कोर्ट बने उस समय में। और पुषाण जो कि प्रोटेक्ट करते थे कैटल्स को अर्ली वैदिक पीरियड में, इस टाइम पे वो शूद्रास बन गए, अब वो शूद्र के भगवान बन चुके हैं। पुषाण जो कि वैदिक समय में जो हमने पहले पढ़ा था उस समय पे वो ये जो कैटल होते थे उन सबके प्रोटेक्टर माने जाते थे, वो शूद्रा के इस समय पे भगवान बन चुके थे। बृहदर नायिका उपनिषद जो कि बताती है ट्रांस मतलब was the first the work to give the doctrine of transmigration, यानी कि जो इधर से उधर आपको जो देखने को मिल जाता है, यानी कि जो कि ये उपनिषद है बताता है ट्रांसमाइग्रेशन के बारे में। ठीक। पुनर्जन्म, संस्कार चक्र या कर्म के बारे में ये आपको यहाँ से पता चलता है, यानी कि जो पुनर्जन्म वगैरह है उस चीज के बारे में इस उपनिषद से। ओके। और चलो बाकी तो ऐसा कोई इसमें खास है नहीं, ये देख लेते हैं। शतपथ ब्राह्मण यानी कि पुरोहित वगैरह कौन होता था ये बता रखा है, उस समय पे पुरोहित प्रीस्ट होता था। महिषी रानी होती थी। युवराज क्राउन होता था, क्राउन प्रिंस होता था। सुता या सारथी रॉयल हेल्ड चैरियटर जो कि अभी हमने देखा है, सेनानी जनरल होता था, ग्रामणी हेड ऑफ द विलेज, ये सारे अभी देखे हैं। शत चैम्बरलिन, संग्रहत्री ट्रेजरर होता था। भागदुगा कलेक्टर ऑफ टैक्स। अश्क अक्षवापा कुरियर। प्लागला फ्रेंड ऑफ किंग होता था, यानी कि राजा का दोस्त। गोबिकृत हेड होता था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, तो ये तो अभी देखा ही है वैसे, गोबिकृत। और बेसिकली मैं बीवी बार बार रिकमेंड कर रहा हूँ कि स्वराज्य संहिता देखना सनसेट टीवी पे जाके, अच्छे से आपको और भी क्लैरिटी मिलेगी यहाँ से पढ़ने के बाद, वो देखोगे तो।
चलिए, दो तरीके के सेक्रीफाइस होते थे उस समय पे। एक होता था लघु यज्ञ, जो कि सिंपल, और एक प्राइवेट सेक्रीफाइस होता था जो कि परफॉर्म करा जाता था हाउस होल्ड में ही। पंच महायज्ञ बोलते हैं उसको, या अग्निहोत्र, या दर्श यज्ञ बोला जाता है, या अमावस्या के दिन होता है ये, ठीक है। या पूर्णमासी यज्ञ होता है जो कि पूर्णिमा के दिन होता है। तो ये किस किस तरीके के सेक्रीफाइस होते हैं वो बता रखे हैं। एक महायज्ञ होता है जो कि रॉयल सेक्रीफाइस होता है, ठीक है। इसके भी टाइप हैं जो कि बड़े बड़े लोग करते हैं, जैसे जैसे राजा करते थे उस समय पे। जैसे राजसूय यज्ञ होता था। राजसूया यज्ञ, आई थिंक आपने उसमें भी देखा होगा, क्या नाम है यार, वो कौन सी मूवी आई थी, दीपिका पादुकोण वगैरह ये सारे थे उसमें। उसमें भी राजसूया यज्ञ कराते हैं वो, जिस टाइम पे वो गद्दी पे बैठने वाला होता है। तो ये राजसूया यज्ञ होता है जिसमें काफी ज्यादा सेक्रीफाइस करा जाता है, ठीक। अभिषेक होता है एक तरीके से, यानी कि किसी को गद्दी पे बैठाया जाता है, तो उसमें भी राजसूया यज्ञ होता है जिस टाइम पे गद्दी पे बैठाते हैं। वाजपेय यज्ञ होता है, ठीक। ये 17 दिन का होता है। और अश्वमेघ यज्ञ होता है, अश्वमेघ यज्ञ भी कराते हैं जो कि हॉर्स का सेक्रीफाइस होता है इसमें, जो कि 3 दिन तक चलता है। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो एक अग्निशोत्मा यज्ञ होता है। अग्निशोत्मा यज्ञ, जिसमें एनिमल्स का सेक्रीफाई करा जाता है अग्नि में, ठीक। तो ये आप देख लेना। और उस टाइम की इकोनॉमी कैसी थी। अब पहले क्या था, जो ऋग्वैदिक पीरियड वगैरह था उस समय काऊ काफी ज्यादा वैल्यूएबल समझी जाती थी, लेकिन अब धीरे धीरे लेटर वैदिक पीरियड में जो जमीन थी उसको काफी ज्यादा तवज्जो दी जाने लगी। एग्रीकल्चर आ गया कैटल के रियरिंग से, यानी कि पहले लोग पशु पालन काफी करते थे, लेकिन अब इस वाले पीरियड में एग्रीकल्चर ज्यादा करने लगे, ठीक। और अगर देखा जाए, और यहाँ पे मतलब खाद वगैरह भी आपको देखने को मिलने लगा। राइस, बार्ले, बीन्स, सेसम, वीट, ये सारी चीजें कल्टीवेट होने लगी। जो प्रोडक्शन था गुड्स का, वो काफी ज्यादा एडवांस होने लगा, ठीक। और स्पेशलाइजेशन होने लगी अलग अलग चीजों में, यानी कि कारपेंटर आने लगे, सारी चीजें यानी कि धीरे धीरे स्पेशलाइज्ड हो गई। और धीरे धीरे लोहे, सुनार और ये सारी चीजें का काम भी बढ़ने लगा, ठीक। और मतलब एक धीरे धीरे पेंटेड ग्रे वेयर भी का कल्चर भी आपको देखने को मिला, यानी कि ऋग वैदिक से थोड़ा सा एडवांस हो गया था ये लेटर वैदिक पीरियड। चलिए, नाउ वी आर मूविंग टू द महाजनपद पीरियड, जो कि 600 बीसी से लेकर 325 बीसी तक चला। इफ अगर किसी को वॉइस वॉइस का इशू है या कुछ है तो प्लीज एक बार देख लेते हैं हम। एकदम क्लियर है वॉइस। अच्छा अच्छा। हाँ, बीच में वो कभी कभार पता नहीं चलता है ना, इसलिए बार बार देखना पड़ जाता है। चलिए, इस पे तो क्लियर है एकदम। स्क्रीन दिख रही है ना। एकदम आवाज स्क्रीन एकदम परफेक्ट। मतलब टेलीग्राम से ज्यादा अच्छा है। एकदम मुझे तो लग रहा है बहुत अच्छा है यहाँ पे। बहुत सारी सुविधाएं भी हैं। हम्म। चलिए, महाजनपद काल देखते हैं। 16 महाजनपद होते थे, और उनकी कैपिटल देखेंगे, और प्लस आज का कौन कौन सा एरिया है। सबसे पहले अगर देखा जाए तो अंग एक महाजनपद था। पहले वैसे ही बता देता हूँ। एक था अंग, एक था मगध, एक था वज्जी, एक था मल्ल, एक था काशी, एक था कोसला, एक था वत्स, ठीक। और उसके बाद था एक चेदी, एक था कुरु, एक था पांचाल, एक था सुरासीन, एक था मत्स्य, एक था अवंती। और इसके अलावा अश्मिका था, गंधर था, और कंबोज था। अब आज का कौन कौन सा एरिया किस किस के अंडर में वो हम आपको बताते हैं। जो अंग था, वो आज का जो डिस्ट्रिक्ट है मुंगेर बिहार में, और भागलपुर ये उसका पार्ट हुआ करता था। इसकी कैपिटल होती थी चंपा या चंपा नगरी। मगध, जो कि आज का डिस्ट्रिक्ट पटना है, गया है, नालंदा है बिहार का, उसका मतलब वो जो सारा एरिया है वो मगध कहलाता था। इसकी कैपिटल पहले गिरिवराज थी, फिर राजगिरा हुई, राजगीर बिंबिसार के समय पे, पाटलिपुत्र उदयन के समय पे, वैशाली शिशुनाग के समय पे, और पाटलिपुत्र काल अशोक के समय पे बनी। देखो, ये क्वेश्चन भी आया था 2020 के अंदर में बिहार पीसीएस में कि मगध की कैपिटल क्या थी, तो उसमें राजगीर और पाटलिपुत्र दिया था। तो पाटलिपुत्र सब लोगों ने मार दिया, लेकिन सबसे पहली कैपिटल उसकी राजगीर थी, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना। वज्जी, जो कि आज का डिस्ट्रिक्ट है, आज का कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट, जो मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट है और जो वैशाली डिस्ट्रिक्ट है बिहार का, वो सारा पार्ट वज्जी में आता था। उसकी कैपिटल होते थे उस समय विदेहा,
मिथिला और वैशाली। मल्ल जो कि आज का कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, देवरिया, बस्ती, गोरखपुर एंड सिद्धार्थ नगर जो कि यूपी में है। उस समय पे कैपिटल होती थी कुशिनार और पावा। काशी जो कि डिस्ट्रिक्ट है बनारस का यूपी में, और उसकी कैपिटल होती थी वाराणसी। कोसला जो कि आज का डिस्ट्रिक्ट फैजाबाद है, गोंडा है, बहराइच है, और उस समय पे उसकी कैपिटल होती थी नॉर्थ कोसल, श्रावस्ती, सहित, महित, कौशल, साकेत या अयोध्या। ठीक। वत्सा जो कि आज का डिस्ट्रिक्ट इलाहाबाद और मिर्जापुर वाला एरिया है, वो वत्स एरिया कहलाता था, वत्स महाजनपद। उसकी कैपिटल कौशाम्बी थी। और चेदी बुंदेलखंड वाला एरिया, शक्ति माता यशोधीवती इसकी कैपिटल थी। कुरु जो कि आज का हरियाणा और दिल्ली वाला एरिया है, और इसकी कैपिटल इंद्रप्रस्थ, यानी कि जो आज का मॉडर्न दिल्ली है, इंद्रप्रस्थ नाम था इसका पहले। पांचाल जो कि रुहेलखंड वाला एरिया है और वेस्टर्न यूपी वाला, यानी कि ये मेरा एरिया ही है। इसकी पहले कैपिटल होती थी, नॉर्थ पांचाल की कैपिटल थी अहिछत्र, और साउथ पांचाल की कैपिटल थी कंपिल्या। सुरासेन जो कि ब्रजमंडल, इसकी कैपिटल थी मथुरा। मत्स्या जो कि आज का अलवर है, भरतपुर है, जयपुर है राजस्थान में, उसकी कैपिटल विराटनगर थी। अवंती जो कि आज का मालवा वाला पार्ट है वो आता था। नॉर्थ अवंती की कैपिटल थी उज्जैनी, और साउथ अवंती की कैपिटल थी महिष्मती। ठीक। और जो अश्मिका थी वो नर्मदा और गोदावरी के जो बीच वाला एरिया होता था, उसकी कैपिटल होती थी पोटाना या पताली। गंधार जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाला एरिया होता था, उसकी कैपिटल थी तक्षशिला, जो कि रावलपिंडी पाकिस्तान के पास है, और दूसरी कैपिटल थी पुष्कलवती। कंबोज जो कि आज का हजारा डिस्ट्रिक्ट है पाकिस्तान का, वो सारा कंबोज में आता था। उसकी कैपिटल थी राजापुर और हताका करके। बुद्धिस्ट लिटरेचर आपको देखने को मिलेगा अगुत्रा निकाया, महावस्तु, और जैन लिटरेचर भागवती, सूत्र, जो कि प्रेजेंट करते हैं इन 16 महाजनपदा की लिस्ट। ठीक है। दो टाइप के स्टेट होते थे, एक होता था मोनार्कल, एक होता था नॉन मोनार्कल। यानी कि मोनार्कल यानी कि कोई एक लीडर है उसी की चले जा रही है, नॉन मोनार्कल यानी कि थोड़ा बहुत रिपब्लिक टाइप से है। जो मोनार्कल स्टेट थे वो थे मगध अंग मगध, काशी, कोसला, वत्स, चेदी, सुरसेन, मत्स्य, अवध, अवंती, गंधार। रिपब्लिकन स्टेट जो थे, यानी कि ये तो मोनार्कियल थे। रिपब्लिकन स्टेट यानी कि जो कि थोड़ा लोकतांत्रिक टाइप से आपको देखने को मिल जाएगा, गणतंत्र टाइप से। वज्जी, मल्ल, कुरु, पांचाल, कंबोज, शाक्या जो कि कपिलवस्तु, कोलियास, रामग्राम जो है, मौर्य, पिपलवन, ये थे रिपब्लिकन स्टेट। मगध का राइज कैसे हुआ देखते हैं। जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है जो कि मगध की, वो आपको देखने को मिलती है 6th सेंचुरी बीसी के समय पे। और यहाँ पे आपको अगर देखेंगे तो स्ट्रगल भी हुआ चार स्टेट का, मगध का, कौशल का, वत्स का, अवंती का, कि कौन ज्यादा सुप्रीम है ये सब करके। ठीक। तो बाद में देखा कि जो मगध है वो काफी ज्यादा पावरफुल निकला इन सारे राज्यों से। मगध की सक्सेस का कारण क्या था, क्योंकि मगध के पास एक एडवांटेजियस ज्योग्राफिकल पोजीशन थी, और जिसकी वजह से वहां पे आयरन काफी अच्छा होता था, और आयरन डिपॉजिट बहुत अच्छे थे वहां पे। ठीक है। और राजगीर से ज्यादा दूर नहीं था, पहले इसकी कैपिटल वही हुआ करती थी, वेपन्स वगैरह काफी अच्छे थे इसके पास। ठीक। और फॉरेस्ट भी काफी ज्यादा थिक था यहाँ पे, मतलब एक एडवांटेज लोकेशन थी इसके पास। और प्लस अगर देखेंगे तो गैंगेटिक प्लेन पे था, मिडिल में, एट द सेंटर था ये। यहाँ पे एलुवियम भी काफी अच्छा था, जंगल काफी अच्छे होते थे, फर्टाइल एरिया था, फूड सरप्लस रहती ही था, खाने पीने की कोई कमी ही नहीं है। मगध के पास मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन भी काफी तगड़ी थी, इसके पास घोड़े थे, रथ थे काफी अच्छे से, एलिफेंट भी इसने यूज करा था बहुत लार्ज स्केल पे। तो यानी कि जिसकी वजह से सक्सेस कर पाया मगध वाले एरिया में बहुत तगड़ा। ऐसा मगध का सक्सेस होने का कारण ये है, ध्यान रख लेना। अब मगध के अब बाद हम देखते हैं इसकी डायनेस्टी, हरियंका डायनेस्टी, जो कि 544 बीसी से 412 बीसी तक चली थी। तो सबसे पहले देखेंगे बिंबिसार है, जिसको श्रोणिका बोलते हैं। 544 बीसी से 492 बीसी तक ये फाउंडर थे, यानी कि ये जो बिंबिसार था ये फाउंडर था हरियंका डायनेस्टी का। मगध जो थी यहाँ पे काफी ज्यादा प्रोमिनेंस में आई इस बिंबिसार की लीडरशिप में। ये कंटेम्प्रेरी था, यानी कि गौतम बुद्ध का कंटेम्प्रेरी था, उनको फॉलो करता था। इसकी जो शादी हुई थी वो शादी हुई थी प्रिंसेस कोसला से, यानी कि कोसला जो कि कौशल देवी महाकोसला जो कि सिस्टर थी
मतलब अगर देखा जाए तो ही मैरिड द प्रिंसेस ऑफ कोसला कौशल देवी महाकोसला सिस्टर ऑफ द कौशल किंग प्रशनजीत, यानी कि कौशल का जो किंग था प्रशनजीत उसकी ये बहन थी, ठीक है, कौशला देवी, जिससे इसकी शादी हुई थी बिंबिसार की। ओके। और दूसरी शादी एक तरीके से दूसरा किससे, लिच्छवी से हुई थी, जो कि सिस्टर थी लिच्छवी हेड चेतक की। और एक शादी हुई थी मद्रा से, जो कि खेमा यानी कि जो कि डॉटर थे मद्रा किंग की, ठीक है। और जिसकी वजह से इसका जो था एक्सपेंशन काफी बढ़ा। और जो काशी था वो इसको डोरी में भी मिला जब इसकी शादी हुई थी प्रशनजीत की बहन कोसला से। तो उस टाइम पे इसको जो था ये डोरी में मिला था काशी, यानी कि दहेज में मिल गया था। उसने अंग को अपनाया, मतलब कॉन्कर करा, अंग को अपनाया इन द सेंस कि उसको कब्जा करा। और इसने अपना एक रॉयल फिजिशियन भी भेजा उज्जैन में, जीविका। और जिस टाइम पे जो अवंती के किंग थे प्रद्योता, वो सफर कर रहे थे जॉइंटिस से, यानी कि पीलिया वगैरह हो गया था, तो इन्होंने उज्जैन में जीविका को भेजा कि जाओ उनका इलाज करके आओ। प्रद्योता जिस टाइम पे क्या कर रहे थे, जॉइंटिस से सफर कर रहे थे। इसको सैनिया के नाम से भी जाना जाता है। ये फर्स्ट इंडियन किंग है जो कि रेगुलर और स्टैंडिंग आर्मी इसके पास थी। इसने बिल्ड करा था सिटी न्यू राजगीर को। अजात शत्रु इसके बाद आते हैं, जो कि है कुनिका, 492 बीसी से 460 वीसी तक ये आपको देखने को मिलता है। बिंबिसार का ये बेटा था। बिंबिसार का बेटा था अजात शत्रु। अजात शत्रु ने किल कर दिया था अपने फादर को गद्दी पे बैठने के लिए एक तरीके से। अजात शत्रु जो था उसने एक एग्रेसिव पॉलिसी को अपनाया, इसने अपना कंप्लीट कंट्रोल अपनाया काशी के ऊपर। और जितने भी सारे रिलेशन थे यार, ऑब्वियसली आते, देखो काशी बिंबिसार को कहाँ से मिला था, डोरी में मिला था, डोरी में मिला था अपने जिस टाइम पे उसने शादी करी थी उससे। तो यानी कि ये तो इसकी नानी का घर हुआ, नानी के घर को ही इसने पूरी तरीके से रिलेशन को तोड़ दिया था। मैटरनल अंकल जो थे इसके प्रशनजीत, ऑब्वियसली बात है प्रशनजीत इसके मामा लगेंगे अजात शत्रु के। अब अजात शत्रु के वो मामा भी लगते थे, लेकिन इसने पूरी तरीके से उनको कब्जा उब्जा करके उनसे रिश्ता और नाता सब तोड़ दिया एक तरीके से, ठीक है। बहुत एग्रेसिव पॉलिसी अपनाई थी। और उन इसने अपने मामा पे भी अटैक करा, ठीक। किसने, अजात शत्रु ने। जो वज्जी था, वज्जी कन्फेडरेशन, वो अजात शत्रु का नेक्स्ट टारगेट था। ये जो वॉर था, मतलब काशी के बाद ये वज्जी जो था एक नेक्स्ट टारगेट था इसका। ये जो वॉर था काफी लंबा चला था। और ट्रेडिशन बताते हैं कि लगभग ये 16 साल तक चला था ये जो युद्ध था, इनके पुराने लोग बताते हैं। और लेकिन वो तब भी उसको हरा नहीं पाया था। लेकिन एक बीज उत्पन्न कर दिया था कि एक तरीके से जो कि ये कभी कटा ही नहीं, मतलब कटा इन द सेंस कि ये बहुत लंबा चला। तीन किंग थे जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे बाद में डिफीट करने के लिए वज्जी को। थ्री थिंग्स डेट प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल टू डिफीट द वज्जी। सबसे पहला सुनिधा या वत्सकर जिसको बोलते हैं, जो कि अजात शत्रु का डिप्लोमेटिक मिनिस्टर था। उसने पूरी एक तरीके से ऐसे समझ लो, उसने वज्जी को खत्म करने के लिए कसम ही खा ली थी कि इसको खत्म ही करेंगे। फिर दूसरा उसका मतलब हराया, हराया तो, लेकिन 16 साल लग गए उसके, मतलब एक तरीके से यार ईगो पे ले लिया तो अब तो उसको हराना ही है जैसे तैसे करके। 16 साल तक युद्ध चला, तो सामने वाले की कैपेसिटी देखो कि वो कितना तगड़ा एक पावरफुल इंसान रहा होगा वो भी, जो कि 16 साल तक इस तरीके से युद्ध को कंटिन्यू करके रखा। दूसरा जो जिसकी वजह से जीता वो था राथा मुसाला, जो कि किंग थे, यानी कि एक तरीके से चैरियट के, यानी कि जो कि वो रथ वगैरह चलाता था एक तरीके से। तीसरा था महाशिलाकंत का, जो कि एक वॉर इंजन विच कैप्टुलेटेड बिग स्टोन, यानी कि बड़े बड़े पत्थरों को लेके चलता था एक तरीके से समझ लो। इस तरीके से जो काशी एंड वैशाली जो थी वो कैपिटल थी, मतलब एक तरीके से वज्जी की जो कैपिटल थी, इनको ऐड करा गया मगध में। और बाद में ये मोस्ट पावरफुल टेरिटोरियल पावर बन गया गंगेस वैली का। इसने राजगीर का फोर्ट बनाया, और एंड वॉच फोर्ट जल दुर्ग बनाया। और जिसको पाटली गांव के पास है, ये आपको देखने को मिलेगा गंगा नदी के किनारे ही। नेक्स्ट आते हैं उदयन। उदयन आते हैं, उदयन के बारे में देखते हैं। अरे यार ये क्या हो गया, डिस्प्ले दिख रही है क्योंकि यार ये थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो जाती है कई बार। हाँ दिख रही है, दिख रही है। अभी तो गायब हो गई, कुछ शिफ्ट कर रहे हो लग रहा है आप। नहीं नहीं शिफ्ट नहीं, अभी अभी आ गई है। नहीं। हाँ अभी आ रहा है। अभी तो नहीं आई।
चलिए ठीक है, दो मतलब दिख रही है ना, क्योंकि शायद हाँ किसी दिख ने रही है। बोला कि नहीं है ये भी। नहीं नहीं दिख रही, मुझे तो दिख रही है। अच्छा अच्छा, शिव। ओके ओके, थैंक यू। यस यस। ये रथ मुसला जो है ना, वो चैरियोट हम्म। था ना। ये क्या वो हम्म। घुड़सवारी था ना, जिसे पत्थर की बरसाव करते थे। हाँ 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 हाँ। चलिए ठीक है, उदयन, उदयन का देखते हैं। उदयन जो कि 460 बीसी से 440 बीसी तक था, जो कि अजातशत्रु के बाद आया था, जो कि उसका बेटा था, अजातशत्रु का बेटा था उदयन। और इसने भी काफी ठीक ठाक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा, और इसने भी ठीक ठाक तरीके से, एक तरीके से फाउंडेशन रखी पाटलिपुत्र की। और अगर देखें तो इसने कैपिटल को शिफ्ट कर दिया, राजगीर से पाटलिपुत्र के लिए आया था। और इसके बाद मतलब इतना कुछ ज्यादा खास काम नहीं करा, तो ज्यादा इसके बारे में मेंशन नहीं है। उदयन के बाद आते हैं अनुराधा, अनुरद्ध, अनुरद्ध, फिर मुंडा, फिर नाग दशक, इस तरीके से। लेकिन हाँ, ये क्या थी, एक वीक राजा थे, तो ज्यादा इनके बारे में मेंशन नहीं है। ठीक है, तो फिर सीधा डायरेक्टली मेंशन है शिशुनाग डायनेस्टी के बारे में। इनके बाद आती है हरियंका डायनेस्टी के बाद शिशुनाग डायनेस्टी। इनके अजात शत्रु तक ये ठीक थे, उसके बाद उदयन वगैरह जैसे आए तो ये वीक पड़ते गए। तो शिशुनाग डायनेस्टी देखते हैं, जो कि 412 बीसी से 344 बीसी तक चली। नाग दशक जो कि एक अनवर्थ was unworthy to rule, so the people got disgusted and elected Shishunag was the king and the minister of the last king। यानी कि जो लास्ट हरियंका डायनेस्टी का जो ये राजा था, कौन, नाग दशक, ये बहुत ज्यादा कमजोर था। तो इसको बोला गया कि यार ये क्या ही राजपाट कराएगा, ये क्या राजपाट चलाएगा। तो ये हर्यंक डायनेस्टी का एक लास्ट राजा माना जाता है। उसके बाद शिशुनाग डायनेस्टी को बनाया जाता है। तो जो मोस्ट इंपोर्टेंट अचीवमेंट थी, मतलब उसी में से एक मिनिस्टर को राजा बना दिया जाता है, समझ लो। तो मोस्ट इंपोर्टेंट अचीवमेंट थी शिशुनाग की, वो था क्या, उन्होंने डिस्ट्रक्शन करा प्रद्योता डायनेस्टी का, जो कि अवंती की थी, उसका इन्होंने क्या करा, खात्मा करा शिशुनाग ने। और जिसकी वजह से लगभग अगर देखेंगे तो 100 ईयर ओल्ड जो राइवलरी चल रही थी किसके बीच में, अवंती और मगध के बीच में, उसने मतलब शिशुनाग ने इसका अंत कर दिया अवंती को जीतने के बाद, यानी कि प्रद्योता डायनेस्टी को हराकर। और जिसके बाद से अवंती जो था वो मगध रूल का पूरा पार्ट बन गया था। शिशुनाग के बाद अगर देखा जाए तो काल अशोक आए थे, जिसको काका वर्मा बोला जाता है, काक वर्ण। और इनका जो जो रीन है, यानी कि जो इनका जो डायनेस्टी, मतलब इनका जो रूल है, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी के समय पे अगर देखा जाए तो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल भी हुई थी वैशाली में 383 बीसी में। वैसे तो अभी हम आगे पढ़ेंगे बुद्धिज्म के बारे में और डिटेल में, तब भी पता चलेगा, बट हाँ ध्यान रख सकते हो। इसके बाद आती है नंद डायनेस्टी। नंद डायनेस्टी जो कि 344 बीसी से 332, वो 323 बीसी तक थी। शिशुनाग डायनेस्टी को ओवरथ्रो करा गया था महापद्मा के द्वारा, जिन्होंने इस्टेब्लिश करा नंदास का महापद्मा, जो कि जिसको जाना जाता है सर्व शत्रंतक के नाम से भी। ये अपरूटर बोले जाते हैं क्षत्रियास के, अपरूटर ऑफ ऑल द क्षत्रियास पुराण के अकॉर्डिंग। और उग्रसेन भी बोला जाता है इनको, यानी कि महापद्मा को सर्व शत्रंतक भी बोला जाता है और उग्रसेन भी बोला जाता है, क्योंकि इनके पास बहुत बड़ी आर्मी थी। पाली टेक्स्ट के अकॉर्डिंग है ये जो उग्रसेन जो इनको बोला गया था। और जो पुरानाज हैं वो बताते हैं कि जो कोल महापद्मा एक रथ भी बोला जाता है पुराण में इनको, यानी कि एक अकेला ऐसा मोनार्क जो कि ठीक ठाक पावरफुल वगैरह था, और उसने काफी ठीक ठाक रूल भी करा। ओके, और ये डिस्क्राइब करा जाता है एज अ फर्स्ट एम्पायर बिल्डर ऑफ द इंडियन हिस्ट्री, यानी कि एक पहला ऐसा एम्पायर बना जिसने इंडियन हिस्ट्री को बिल्ड करा। महापद्मा को सक्सीड करा गया उसके 8 बेटों के द्वारा। जो सबसे लास्ट वाला था उसके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, धनानंद, और जो कि लास्ट था। जो लास्ट किंग था धनानंद, वो पॉसिबली काफी ज्यादा आइडेंटिकल था एग्रमीस और जेंड्रमीस, जो कि ग्रीक टेस्ट के अकॉर्डिंग, उस मतलब ये जो दोनों ग्रीक टेस्ट है, एग्रमीस और जेंड्रमिस ग्रीक टेक्स्ट है, जिसके अंदर में धनानंद के बारे में मेंशन भी है। इसके रूल के समय, धनानंद के समय पे अलेक्जेंडर भी आया था 326 बीसी में, नॉर्थ वेस्ट इंडिया की तरफ से भारत में। ग्रीक राइटर कुर्टियस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो धनानंद के पास बहुत बड़ी आर्मी थी, जिसके अंदर 20,000 कैवलरी थी, 2 लाख इन्फेंट्री थी, 2,000 घुड़सवार टाइप से चैरियट वगैरह भी थे, 3,000 एलिफेंट थे। और ये बहुत बड़ा एम्पायर था, ठीक है, अगर देखा जाए तो।
और जो नंदा डायनेस्टी था वो 322 और 21 बीसी के समय पे अंत की तरफ बढ़ने लगा था। ठीक, और जिसके बाद मौर्यास आए थे जो कि चंद्रगुप्त मौर्य क्या माने जाते हैं इसके फाउंडर। आपको पता है ना, वो इसने जो चाणक्य थे, चाणक्य का थोड़ा सा अपमान कर दिया था, तो चाणक्य ने अपनी चोटी जो थी वो पूरी खोल दी थी कि अब मैं ये जो चोटी है वो उस दिन ही बांधूंगा जिस दिन मैं तेरा विनाश कर दूंगा या तेरे को यहाँ से हटा दूंगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य को उन्होंने अपना मोहरा बनाया और उसको अपनी चाल बताई, क्योंकि वो खुद राजा नहीं बनना चाहते थे, वो इसका घमंड तोड़ना चाहते थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य को अपना एक मोहरा बना के नंद को, यानी कि धनानंद को, उसकी गद्दी से हटाया और चंद्रगुप्त मौर्य को बैठाया, और वहां से मौर्य वंश का स्टार्ट हो जाता है। लेकिन मौर्य वंश को पढ़ने से पहले अपन लोग पढ़ेंगे अभी फॉरेन इन्वेजन जो उस समय पे हुए थे कुछ, जो उस समय पे कुछ फॉरेन इन्वेजन हुए थे। देखते हैं कि आज वाले लेक्चर में कहाँ तक फिनिश कर सकते हैं। रिलीजियस मूवमेंट कल कर लेंगे, रिलीजियस मूवमेंट फिर बाद में मौर्यास के बारे में आगे आएगा क्या। हम्म, जैनिज्म और वो कल कर लेंगे। आज थोड़ा सा करते हैं फॉरेन इन्वेजन तक। चलिए ठीक है, फॉरेन इन्वेजन तक कर लेते हैं। फॉरेन इन्वेजन की अगर देखा जाए तो ईरानियन और पर्शियन इन्वेजन के बारे में, दैरुस इन्वेजन जो कि 518 बीसी में आया था। ये आर्किमिडियन रूलर था ईरान का, जो कि पहले पर्शिया के नाम से जाना जाता था। इसने अपनी एम्पायर को बढ़ाया इसी समय पे जिस समय पे मगध प्रिंस बढ़ रहा था, और इसने पॉलिटिकल डिसयूनिटी का फायदा उठाया। मतलब जिस टाइम पे क्या था कि वो धनानंद वगैरह गद्दी से हटा रहे थे उसको, और मगध वगैरह का धीरे धीरे उसके ऊपर से कंट्रोल खत्म हो रहा था, तो इसने अपना फायदा उठाया कि डिसयूनिटी देखने को मिल रही है, यूनिटी तो है ही नहीं। इस चीज का फायदा उठा के वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से आने लगे। ठीक, तो आर्कियन रूलर थे दैरस वन, जिसको दरा बहु बोला जाता है। ये नॉर्थ वेस्ट तरफ से आए थे 518 बीसी में, और इन्होंने अनेक्स करा पंजाब को, और जो इंदस का जो वेस्ट वाला पार्ट था और सिंध का उसको, और लगभग ये जो एरिया था कॉन्स्टिट्यूट था 20th प्रोविंस क्षत्रपी, यानी कि जो 20वीं सदी में जो क्षत्रपी होता था उस समय का जो मतलब जो किंगडम था ये, उसको इन्होंने धीरे धीरे कब्जा लिया था। और धीरे धीरे काफी ज्यादा प्रोविंस ये अपने अंडर में ले लिए थे, लगभग 28 के आसपास, उधर साइड के, अपर वाली साइड के, नॉर्थ वेस्टर्न साइड के। ठीक, और ये जो प्रोविंस थे काफी ज्यादा फर्टाइल एरिया हुआ करते थे। और बाकी ठीक है, कॉन्टेक्टेड लास्ट, और इस तरीके से जो इंडो ईरानियन जो था वो लगभग 200 साल तक उन्होंने वहां पे ठीक ठाक बैठे रहे, वो ऊपर की तरफ ज्यादा अंदर नहीं आ पाए। लेकिन इसकी वजह से क्या इफेक्ट हुआ कि जो एक ट्रेड था उस पर इम्पैक्ट पड़ा। ईरानियन और जो ग्रीक थे वो काफी ज्यादा एक ग्रेट वेल्थ ले चुके थे भारत से। ओके, बाद में धीरे धीरे अलेक्जेंडर का भी इन्वेजन हो गया। इटाली ईरानियन स्क्राइब बताती हैं इंडिया के मतलब ईरानियन स्क्राइब आपको भारत में देखने को मिलते हैं इनके समय पे, जिसको खरोस्ती स्क्रिप्ट के नाम से जाना जाता है। ये राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है, जैसे अरेबिक लिखी जाती है उस तरीके से, यानी कि जो खरोस्ती स्क्रिप्ट है वो सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ लिखी जाती है ऐसे, यानी कि ऐसे ना लिख के राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है। ठीक, जैसे अरेबिक लिखी जाती है उसकी तरह। ओके, चलिए नेक्स्ट। ईरानियन इन्फ्लुएंस देखने को मिला मॉडर्न स्कल्पचर्स वगैरह पे, स्पेशली जो बेल शेप्ड कैपिटल्स होती थी, ईरानियन का इन्फ्लुएंस काफी अशोक के एडिक्ट्स में भी देखने को मिल जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट। मैसेडोनियन इन्वेजन, जिसको अलेक्जेंडर का इन्वेजन बोला जाता है, जो कि 326 बीसी में हुआ था। 326 बीसी में, यानी कि 4th सेंचुरी बीसी के आसपास, जो ग्रीक्स और जो ईरानियन थे वो लड़ाई कर रहे थे सुप्रीमेसी के लिए वर्ल्ड पे। और उस समय पे जो अलेक्जेंडर और मैसेडोनियन थे, ग्रीक फाइनली उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया था आके ईरानियन एम्पायर, जो कि पहले आ गया था ईरानियन एम्पायर, इन्होंने ईरानियन एम्पायर को खत्म करा। अलेक्जेंडर सक्सीड हुआ, जो मतलब, और लगभग 20 साल की एज में वो निकल गया था सक्सीड करने, और वो काफी ठीक ठाक कब्जा उब्जा भी कर चुका था। ये वो अपने बचपन से ही काफी ज्यादा मतलब सपने देखता था वर्ल्ड पे कब्जा करने का, और उसने धीरे धीरे कब्जा भी कर लिया था अलेक्जेंडर ने। अलेक्जेंडर द ग्रेट बोला जाता है ना इसको। और अगर देखेंगे तो इसने भारत पे कब्जा करते करते इसने कब्जा लिया था, काबुल वैली को कब्जा लिया था, हिली एरिया को, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के कब्जा कर लिया था।
जो कि अटोक के पास एरिया है, 326 BC में उसको कब्जा लिया था। जो रूलर थे जो तक्षशिला के, अभिशारा के, वो पोरस वगैरह की लड़ाई भी हुई थी, इसने मतलब रिफ्यूज कर दिया था ना इसके साथ आने से, ये सब करके। लेकिन पोरस वगैरह को डिफीट भी कर दिया था फिर इसने। अलेक्जेंडर जो था वो धीरे धीरे उसने झेलम को भी अपने ट्रिक वगैरह का इस्तेमाल करके उसको भी कब्जा लिया था धीरे धीरे। तो और पोरस को तो हराया ही था बैटल ऑफ वितस्ता में। वितस्ता जो कि आज की झेलम नदी है, तो बैटल ऑफ वितस्ता बोला जाता है, यानी कि बैटल ऑफ झेलम ना बोल के, क्योंकि झेलम तो आज हम बोलते हैं, पहले तो वितस्ता के नाम से जानते हैं। ग्रीक हाइडाफेस 326 BC में है, जो कि इसके बारे में मेंशन भी करती है। और बाकी अगर देखा जाए तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा कि इंडियंस का डिसयूनिटी का किस तरीके से इन लोगों ने फायदा भी उठाया था। और धीरे धीरे ये बियास की तरफ भी बढ़ गया था, ये जो अलेक्जेंडर था। लेकिन बाद में इसके जो सोल्जर्स थे उन्होंने आगे लड़ने से, आगे जाने से बहुत मना कर दिया था। क्यों? क्योंकि उनको घर से निकले हुए काफी साल हो गए थे। वो उन जहाँ पे इसकी डेथ हो जाती है 33 साल की उम्र में, समझ रहे हो? 33 साल तक ये, 33 साल की उम्र में ये कितना कुछ अचीव कर चुका था यार, बहुत बड़े लेवल पे। मतलब 33 साल इज जस्ट अ यंग एज। और उस समय तो यंग भी होती थी, चलो आज तो खान पीन वैसे ही है, लेकिन उस समय देख लो 33 साल की उम्र में ये कितना कुछ कर लिया था। यहाँ यूपीएससी तैयारी करते रहते हैं, याद रखेंगे। बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उस टाइम पे यूपीएससी नहीं होता था ना, उस टाइम पे सीधा वैसे ही बना दिए जाते थे राजा। इफेक्ट क्या हुआ अलेक्जेंडर के इन्वेजन का? लैंड और सी रूट खुल गए थे इंडिया और यूरोप से आने के लिए। इनडायरेक्टली इन्वेजन होने लगा था धीरे धीरे। ठीक है, काफी ज्यादा इंडो बैक्टीरियन, इंडो पार्थियन स्टेट की तरफ से और इन्वेजन भी बढ़ने लगे थे। और काफी सारे जो पॉलिटिशियंस थे उनकी भी आंखें आने लगी थी अब, बाहर के जितने भी लोग थे। ठीक। और काफी ज्यादा डिफिकल्टीज का भी सामना करना पड़ गया था आगे आने वाले समय में, डायनेस्टीज वगैरह आने स्टार्ट हो गए थे। अब जो रिलीजियस मूवमेंट है, यानी कि बुद्धा वगैरह, ये जैनिज्म के बारे में हम वो कल पढ़ेंगे। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। और प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। और आप मेरे सी सेट एंड इकोनॉमिक्स का बैच भी देख सकते हैं, जो इसकी प्लेलिस्ट आपको यूट्यूब पे ही देखने को मिल जाएगी। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।